हेलो बच्चों। आर इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो क्लास 6 से लेकर और 12 तक और उसके बाद कंपटीशन में भी इम्पोर्टेंट है। साइंस के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लगभग हर क्लास में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो उन्हीं में से एक टॉपिक आपका है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में जानते भी होंगे। तो ये वीडियो जो है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और आगे भी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? आप जानते हैं पृथ्वी अपने ऊपर स्थित किसी भी वस्तु पर एक बल लगाती है, जिसकी वजह से हमें स्टेबिलिटी मिलती है, हम सीधे खड़े रह सकते हैं। या ये कहें कि पृथ्वी किसी भी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी बल को हम आम भाषा में गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये कोई एक बॉडी है ए और ये एक दूसरी बॉडी है बी। इन दोनों कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा इस तरह से। ये इसकी तरफ लगाएगा और बी पार्टिकल जो है वो इसकी तरफ लगाएगा। अब ये पिंड कहीं भी स्थित हो दोनों, ये जरूरी है। देखिए, बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल पृथ्वी पर कार्य करता है। ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर कार्य कर सकता है। उसकी तीव्रता अलग अलग होती है। पृथ्वी पर इसकी तीव्रता सर्वाधिक है अभी तक ज्ञात ग्रहों में, इसीलिए हम इसे यहाँ महसूस करते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी से बाहर गए नहीं है। अब ये एक पिंड है, ये एक पिंड भी। ये पिंड जितना बल इस पर लगाएगा उतना ही बल ये पिंड भी इस पर लगाएगा। अब मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये पहला पिंड जो हमारा है ये कोई द्रव्यमान m है और ये जो दूसरा पिंड है ये पृथ्वी है। ठीक, या आप इस तरह से मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर स्थित दूसरा पिंड है ये। अब पृथ्वी इस पर बल लगाती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बोल देते हैं। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्व आकर्षण। गुरुत्व यानी पृथ्वी की तरफ से लगने वाला आकर्षण बल। गुरुत्व यानी गुरुजी की तरफ से लगने वाला बल नहीं। गुरुत्व का मतलब वह बल जो पृथ्वी लगाए। अब ये हमारी पृथ्वी है और इसके ऊपर यह एक पिंड रखा हुआ है, कोई बॉडी है m। पृथ्वी इस पर कितना बल लगाएगी, ये पृथ्वी पर कितना बल लगाएगा, वो दोनों बराबर रहेंगे। यानी m जो बल लगाएगी हमारी पृथ्वी पर, अगर वो हमारा F1 हो और पृथ्वी जो बल लगाए पार्टिकल m पर वो हमारा F2 हो, तो इनकी कंडीशन ये रहेगी कि F1 इज इक्वल टू F2। दोनों बलों का परिमाण बराबर होगा, लेकिन दोनों बलों की तीव्रता बराबर नहीं होगी। कैसे? एक सूत्र होता है F इज इक्वल टू M इंटू ए, जहाँ पर M हमारा होता है मास यानी कि द्रव्यमान और A हमारा होता है एक्सीलरेशन यानी त्वरण। इस तरह से अब जो भी फोर्स इस पर अप्लाई किया जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो ये इस पर जो फोर्स कार्य करेगा उसके लिए जरूरी चीज़ें क्या है? एक तो त्वरण और दूसरा द्रव्यमान। अब द्रव्यमान जिस वस्तु का अधिक होगा उसका बल उतना ही अधिक होगा। बल तो दोनों बराबर लगाएंगे लेकिन अपने अपने द्रव्यमानों के सापेक्ष। पृथ्वी का भार अलग और इस पिंड का भार अलग। कुछ भी पृथ्वी के भार, हम जाहिर सी बात है पृथ्वी का भार अधिक होगा। और कितना अधिक होगा? बहुत अधिक होगा इस पिंड से। इसलिए पृथ्वी का बल जो होगा वो बहुत बड़ा होगा कैसे? इस पिंड से, यानी कि F2 इज मोर ग्रेटर देन F1। इसीलिए हम पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते, पृथ्वी हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर पृथ्वी पर ही इसी के बराबर का पिंड रखा जाए, यानी पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के बराबर पिंड रखा जाए, ये पृथ्वी का शेप हो और इसके ऊपर इसी शेप का एक और पिंड रख दिया जाए और दोनों के लिए m इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू M2 हो, दोनों का द्रव्यमान बराबर हो, तो क्या होगा?
ये दोनों एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रहेंगे, यानी न तो पृथ्वी से आकर्षित करेगी न ये पिंड पृथ्वी को आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में ही m बराबर है, यानी डिपेंड बल हमारा क्या करेगा, m पर। ये था इसका प्राइमरी कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं इसे कुछ और चीजों से। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन ने एक नियम दिया, सर आइजैक न्यूटन। सिक्सटीन 1686 में यानी 1686 में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के लिए नियम दिया। क्या कहा उन्होंने कि ब्रह्मांड में स्थित, मैं लिख देता हूं यहां पर, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रम में होता है। तो ये हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जिसे हम न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी बोलते हैं। तो क्या बताया न्यूटन ने कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य, तो हम दो वस्तुएं मान लेते हैं, ये कोई पिंड A और ये पिंड B, दो पिंड है, तो उनके मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण कितना होगा, वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी पहली कंडीशन तो ये, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दो कंडीशन। ठीक है, तो हमने मान लिया हमारे पिंड A का द्रव्यमान है m1 और B का हो गया हमारा m2, और इन दोनों के बीच की जो दूरी हो गई उसे मान लेते हैं r। अब ये दो पिंड कोई सी भी हो सकते हैं, एक पृथ्वी हो सकती है, दूसरा कोई और ग्रह हो सकता है, या दोनों अलग अलग छोटे छोटे ग्रह हो सकते हैं। पृथ्वी एक और पृथ्वी के ऊपर कुछ दूरी पर रखा हुआ एक कोई छोटा सा पिंड, बड़ा पिंड, कुछ भी हो सकते हैं। तो m1 m2 दो द्रव्यमान है। अब न्यूटन के अनुसार क्या था, बल क्या होगा इनके बीच, गुरुत्वाकर्षण बल बीच के इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। तो पहले हम समानुपात के नहीं प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाएंगे इस तरह से, दोनों का गुणनफल यानी m1 इंटू m2, वैसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या थी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो देन f आल्सो इज प्रोपोर्शनल टू, व्युत्क्रमानुपाती के लिए हम 1/, में लेंगे 1/, और बीच की दूरी हमने ली है r और इसका वर्ग यानी स्क्वायर r², इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों हमारे प्रोपोर्शनल में, दोनों f के वैल्यू है, तो फिर हम इन दोनों को मिलाएंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट पर सेकंड से, तो ये हो जाएगा f प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और इंटू 1/r²। f प्रोपोर्शनल टू हमारा बना m1 इंटू m2 अपॉन
आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं फिजिक्स में जब भी साइंस हम पढ़ते हैं, पूरी साइंस में ही इस प्रोपोर्शनल का कोई काम नहीं होता है। यानी जब भी हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो हम इस वैल्यू को हटाते हैं, यानी ये जो मान दिया होता है हमारा, ये एक छोटा सा जो छोटी सी राशि होती है प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती का चिन्ह, उसे हटाते हैं। तो उसे हटाने के लिए हमें कोई ना कोई एक नियतांक चाहिए होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू न्यूटन ने मानी जी, कैपिटल जी, यानी हम लिखेंगे F इक्वल टू, जैसे ही ये प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटता है उसके बाद हम बराबर लेकर आते हैं, तो इन दोनों के बीच में कौन सी कंडीशन काम करती है? इन दोनों बीच में कंडीशन एक रहती है कि जैसे ही आप इसे हटाएंगे, जैसे ही आप प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और इक्वल्स टू लेकर आएंगे, तो इक्वल्स टू लाने के बाद क्या होता है? इक्वल्स टू के बाद जब बराबर के चिन्ह हमारा तब आएगा जब इसे हटाने के बाद आप एक नियत राशि को लेकर आएँ, कोई भी नियत राशि हो सकती है। अब जिन डेरिवेशंस में पहले से किए गए हैं वहाँ में पता होता है, और जिनमें नहीं होता वहाँ पर हम कोई सी मान सकते हैं। अधिकतर के माना जाता है कि एक ऐसा कांस्टेंट है, एक ऐसा अक्षर है फिजिक्स में जो जहाँ पर आपको कोई राशि ना पता हो कि इसका कांस्टेंट क्या, आप के मान लीजिए, फिर के की वैल्यू आप अपने हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देन F इज इक्वल टू हो जाएगा जी, कैपिटल जी, M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन ये हमारा सूत्र हो गया, ये फॉर्मूला है काय का? गुरुत्वाकर्षण बल का। अब यहाँ पर एक टर्म आई है जी, जी की वैल्यू क्या होती है? जी इज इक्वल टू होता है 6.67 10 टू पावर -11। अब देखो बच्चों एक चीज़ पर ध्यान दो, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाया था, पहला वीडियो जो हमारा फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से वीडियो है पहला, फर्स्ट वीडियो, उसमें जहाँ पर बीच में आप वीडियो देखना तो उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है कि इस जगह पर माइनस नहीं लगा हुआ है। मैं आपको बता दे रहा हूँ जी इज इक्वल टू होता है 6.67 10 टू पावर -11। उसमें पोर्शन में, उस पार्ट में ये हो गया था कि यहाँ पर माइनस बोला तो है लेकिन माइनस लिखा हुआ नहीं है, तो आप इसे सही कर लें और उस वीडियो को देखें, उसमें आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट वीडियो में, पहले वीडियो में जो है वो यहाँ ये छोटी सी मिस्टेक थी कि प्लस की जगह यहाँ पर माइनस की प्लस लगा हुआ था, यानी वैल्यू को नहीं लिखी, ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा 6.67 10 टू पावर 11 और यहाँ माइनस जो लगना चाहिए था वो नहीं लगा है। तो आप समझ लें एक बात कि यहाँ पर माइनस ही होता है, प्लस नहीं होता है, तो उसे आप सही कर लें। ठीक, अब इसका मात्रक जो होता है वो हमारा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारी कैपिटल जी की वैल्यू। अच्छा, न्यूटन बल का मात्रक होता है, आप जानते हैं। स्टैंडर्ड मात्रक इसका क्या होता है ऐसा यूनिट में बल का? इसके लिए आप सूत्र लिखिए, बल बराबर क्या होता है? F इक्वल टू m होता है, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक हमारा होता है किलोग्राम, और त्वरण को हम फिर से आगे डिफाइन करेंगे। त्वरण यानी कि वेग परिवर्तन की दर, वेग ते समय, यानी किलोग्राम इंटू वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, और समय का जो हमारा होगा वो भी सेकंड। क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर, और ये सेकंड जो है ये नीचे आ जाएगा, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा अब इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है वो है गुरुत्वीय त्वरण, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेकर 10.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक होती है। जनरली हम 9.8 को यूज़ करते हैं, और 10 की वैल्यू कहाँ पे यूज करेंगे? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर उपयोग हम करते हैं 10 का, और मैदानी इलाकों में उपयोग करते हैं 9.8 का। अच्छा, होता क्या है जी? मुक्त रूप, देखिए परिभाषा समझिए आप।
मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। ग्राफिकली समझिए आप। ये हमारी पृथ्वी, इसकी रेडियस कैपिटल आर, और यहां से कोई पिंड है, ये हमने कोई पिंड मान लिया एम। अब यहां से ये पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। मान लिया इस जगह पर इसका वेग जो था वो हमारा है x मीटर पर सेकेंड, ये वेग हो गया। समझिए आप, ये पृथ्वी हमारी, और पृथ्वी से अनंत दूरी पर, यानी दूरी कितनी भी हो सकती है, उस दूरी पर कोई पिंड m था, और वो m पिंड क्या कर रहा है, वो पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, यानी आकाश से नीचे की तरफ गिर रहा है वो, और उसका वेग कितना है x मीटर पर सेकेंड, ये इसका वेग हो गया। अब जब हम गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा देखेंगे, इसे समझने के लिए क्या हमें करना चाहिए कि m यहाँ से जब गिर रहा था तो यहाँ से गिरा इस बिंदु से, और इस बिंदु से गिरने के बाद 1 सेकंड में जितना दूरी पे चल के आया। अब यहाँ से मान लिया m इस पोजीशन से, यानी इस बिंदु से लेकर यहाँ तक, इस बिंदु तक आया। यहाँ तक आने में उसके वेग में जो वृद्धि होती है, यानी कि हमारा जो वेग था इसका डेल्टा v जो है वेग में वृद्धि, वो कितनी हो गई x+1। मान लिया हमने, जरूरी नहीं x+1 हो, हमने मान लिया 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो रही है, या आप x+2 x+3 चाहे जो हो, या यहाँ पर हम x+1 ही ले लेते हैं, चलो। और ये वृद्धि कितनी देर में हुई 1 सेकंड में। तो हमको फिर से समझिए, जब द्रव्यमान m का कोई पिंड यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा था तो क्या हुआ, 1 सेकंड के अंदर, यानी गिरना शुरू हुआ, वहां से 1 सेकंड बाद उसका वेग जो था वो कितना बढ़ गया, मान लिया इतना बढ़ गया, तो इसका त्वरण कितना होगा, इसका त्वरण होगा 1। परिभाषा क्या थी, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरते किसी पिंड के वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि। अब m को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में, इस जगह से इस जगह तक पहुँचने में समय कितना लगा, 1 सेकंड। 1 सेकंड। अब ये इसके इस 1 सेकंड के दौरान इसमें जितनी वृद्धि होगी, हमने यहाँ पर ये मान लिया था कि वृद्धि हो रही है 1 मीटर पर सेकंड की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, अब इसके लिए फॉर्मूला तो हम वही उठाएंगे, न्यूटन का लॉ। न्यूटन लॉ क्या था हमारा, न्यूटन ने क्या कहा था कि पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, और इससे कुछ दूरी पर कोई पिंड m। फिर से तो यहां से हमारा सूत्र बनता था गुरुत्वाकर्षण बल का F = G m1 × m2/r²। अब इसमें हम थोड़े से टर्म चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, इस स्मॉल r की जगह हम लेंगे कैपिटल R, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। m1 m2 में एक हमारा रहेगा कैपिटल M, जो कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, और दूसरा हमारा रहेगा m2, जो कि इस पिंड का द्रव्यमान है, m2 लेकर स्मॉल m, यानी G कैपिटल M × स्मॉल m। बात वही है। ये क्या है, ये इस पिंड से पृथ्वी के बीच कार्य करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब हमें वैल्यू चाहिए काय की, G की, तो इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम लिखेंगे F = होता है ma, इससे पहले हमने बताया था आपको, या mg। देखिए दोनों ही त्वरण है, ये रेखीय त्वरण है, ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। तो F = आपका हो गया m × g। अब ये F = mg का जो मान है, ये इसे हम प्लेस करेंगे समीकरण नंबर 1 में, यानी इक्वेशन फर्स्ट में। क्या रखेंगे, F = mg को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो आपका F = यहाँ आप रखिए m × g = g m × स्मॉल m अपॉन कैपिटल R²। ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो आपका G = आया कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R²। ये क्या हो गया आपका G का मान।
जी की वैल्यू कितनी आई, स्मॉल जी इज इक्वल टू हमारा निकल के आया GM अपॉन आर स्क्वायर। एक आपने ये फॉर्मूला आज पढ़ा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा F इज इक्वल टू GM1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद आपका टॉपिक आता है, देखो आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया न्यूटन का नियम, फिर आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा पूरा क्या, F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर के बारे में सूत्र पढ़ा आपने, फिर आपने पढ़ा गुरुत्वीय त्वरण, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है द्रव्यमान और भार। तो आप कहीं द्रव्यमान भार में गए तो सबको आता है। अब देखिए आमतौर पे होता क्या है, बहुत से बच्चे द्रव्यमान और भार को, अधिकतर बच्चे एक ही समझते हैं। कैसे, हमने आपसे कहा कि 2 किलोग्राम की कोई वस्तु रखी हुई है, आप कहीं 2 किलोग्राम वस्तु रखी तो बहुत से लोग उसे बोलते हैं वजन, बहुत से लोग बोलते हैं भार, कोई बोलता है द्रव्यमान। अब देखो ये होता क्या है, जैसे ये डस्टर ले लिया हमने, ठीक है। अब ये डस्टर काहे का बना हुआ, लकड़ी का और फोम का। अब इस डस्टर को बनाने में जितना फोम लगा और जितनी लकड़ी लगी, फोम लकड़ी के अपेक्षा कम लगा हुआ है और फोम हल्का भी होता है। मान लिया हमने ये डस्टर जो है लगभग 150 ग्राम का होगा, तो हमने ये मान लिया 150 ग्राम में 20 ग्राम फोम लगा हुआ है इसमें, और बचा हुआ 130 ग्राम हमारी जो है वो हमारी लकड़ी लगी हुई। तो इस डस्टर का जो द्रव्यमान हो गया M इज इक्वल टू हमारा हो गया 150 ग्राम। ये क्या था, ये द्रव्यमान था। और भार, अब यहीं पे बात फंसेगी। देखो बात क्या, आपने इसे उठाया कितना था, 150 ग्राम। अब भार कितना होगा इसका, भार क्या होता है, किसी वस्तु में किसी पदार्थ का जितना परिमाण होता है वो होता है उसका द्रव्यमान। यानी डस्टर लकड़ी और फोम का बना हुआ था, जितनी लकड़ी और फोम से डस्टर बनाया गया वो उसका द्रव्यमान हो गया। आपके पास कोई वस्तु हो, अब ये बोर्ड है, इस बोर्ड को बनाने में लकड़ी का, मेटल का, फाइबर का उपयोग किया गया है, तो इसमें जितनी चीज़ें ये लगी हुई होंगी उनका जो भी परिमाण होगा, उनकी जो वैल्यू होगी, जो क्वांटिटी उनकी होगी, वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। भार इन सबसे अलग होता है। भार क्या होता है, किसी वस्तु को पृथ्वी जितने बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है, यानी वो भार क्या होगा, द्रव्यमान M हमारा जो होता है वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी M बराबर हमारा द्रव्यमान जो है वो किसी भी द्रव्य का अपना खुद का गुण हो जाएगा, जबकि W क्या है, भार हमारा एक बल का ही रूप है। समझ लीजिए आप, जो भार है वो बल होता है। कैसे, W बराबर होता है हमारा M इंटू जी। M इंटू जी का मतलब द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। अब ये 150 ग्राम का डस्टर था, अब इसका जो द्रव्यमान था 150 ग्राम, हम ये कहें कि इसका भार कितना है, तो भार के लिए हम क्या करेंगे, M इज इक्वल टू हमारा 150 ग्राम 150 इंटू, और मान लिया कि जी का मान है 10, तो फिर ये W इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1500 ग्राम, यानी कि 1.5 किलोग्राम। तो इस डस्टर का भार कितना है, 1.5 किलोग्राम, और द्रव्यमान कितना था, 150 ग्राम। ये अंतर हो गया द्रव्यमान और भार में। द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान किसी भी पदार्थ की एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो उससे बने हुए कणों को इकट्ठा करके उन्हें समायोजित करती है और उनका पूरा परिमाण जो होता है उन्हें दिखाती है। ये हो गया द्रव्यमान हमारा। भार क्या होगा, भार हमारा वह बल है जो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लगाती है। अब आप मान लीजिए इस प्लेन के नीचे ये हिस्सा जो है ये पृथ्वी का, और पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र जो है, गुरुत्व केंद्र की जो कार्य रेखा है, जहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा वो कहाँ तक है, इस बिंदु तक है। यानी केवल यहाँ से लेकर, सेंटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र से और इस रेखा के बीच में, केवल इस एरिया में हमारा गुरुत्व कार्य करेगा। और हमें एक कोई वस्तु दे दी, मान लीजिए डस्टर ही है, और डस्टर हमने रख दिया इस बिंदु पर, पहले रखा इस बिंदु पर, पहले यहाँ रखते हैं, ये 0.1, 0.2
और ये हमारा तीसरा बिंदु हो गया, यहाँ पर रखेंगे चौथे नंबर पर। चारों जगह पर जो हमारा द्रव्यमान होगा रेजिस्टर का वो सेम होगा। 150 ग्राम का यहाँ भी होगा, 150 ग्राम द्रव्यमान यहाँ पर होगा, 150 ग्राम यहाँ पर, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी चारों कंडीशंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जो m की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, यानी m इज इक्वल टू m1 m2 m3 m4, चारों जगह पर द्रव्यमान एक समान। लेकिन भार बदल जाएगा। देख कैसे, इस जगह पर जो हमारा भार होगा यहाँ पर, तो ये पृथ्वी का सेंटर है, यहाँ पर हम जब करेंगे W इज इक्वल टू m इंटू जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर W बराबर 0, यानी यहाँ पर जो भार होगा वो 0 होगा। फिर आएंगे पृथ्वी की सतह पर जहाँ हम खड़े होते हैं, इस जगह पर W इज इक्वल टू m इंटू जी, तो जी की वही वैल्यू रहेगी हमारी 9.8 या 10, तो हमने जो निकाला था 1.5 किलोग्राम वो रहेगा। फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र से लेकर, पृथ्वी की सतह से लेकर और गुरुत्व केंद्र की परिणामी रेखा तक, इस एरिया से इस एरिया तक इसका द्रव्यमान भार रहेगा वो कितना रहेगा 1500 ग्राम, यानी कि 1.5 किलोग्राम। और इसके ऊपर जाते ही जहाँ इसकी गुरुत्व रेखा होगी, यानी कि जिसे हम बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं इलियर लाइंस। तो गुरुत्व की जो परिणामी रेखा है इसके ऊपर जाने के बाद क्या होगा, यानी ये वो एरिया है ये वाला हमारा जहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जी इज इक्वल टू 0, तो W इज इक्वल टू 0। तो बात समझे आप, द्रव्यमान और बल के भार क्या क्या होंगे। द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान किसी भी कंडीशन में बदलेगा नहीं, वो जितना वस्तु का है उतना सेम रहेगा, जबकि भार हमारा पृथ्वी की गुरुत्वीय रेखा से पृथ्वी के केंद्र से दूरियां बदलने के साथ साथ बदलता रहता है। तो आज हमने पढ़ा बच्चों क्या, गुरुत्वाकर्षण। तो आपने पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व बल, इनके बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम आपको इस टॉपिक से संबंधित सवाल कराएंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे आपके। धन्यवाद।